Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I'm your teacher ज्योति। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का है ये चैप्टर ज्योग्राफी का है, क्योंकि आपको पता है देखिए नया सेशन स्टार्ट हो गया है एंड क्लास 10th है यानी बोर्ड्स हैं। आपको अभी से शुरू करना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, और प्लानिंग करनी है। वही चीज़ हम इसमें भी सीखने वाले हैं। देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका चैप्टर फर्स्ट है एसएसटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी, इसके बाद मैं आपको नोट्स भी शेयर करूँगी एंड पॉसिबल एमसीक्यूज़ भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी। तो देखिए अभी मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इस चैप्टर को, क्योंकि एक ही बार में पूरे चैप्टर को समझा देना इज़ नॉट गुड आपके लिए, क्योंकि आप उतने इतने इजीली इसको नहीं अपने माइंड में रख पाओगे। ठीक है, तो 2-3 बार जैसे ही हम रिवीजन करते जाएंगे, टेस्ट होते जाएंगे, तो ये क्या होगा आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। तो हम एक बार में वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज जैसे आपका व्हीकल होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, ऐसे ही एक रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट को एक लेवल से दूसरे लेवल पे इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और उनका डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे हुआ, कैसे करना है, प्लानिंग करनी है या नहीं, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन, या जिसे आप संसाधन भी बोलते हैं हिंदी में। तो चलिए देखते पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपको करना है, क्रिएटिविटी इससे जनरेट होगी, क्रिएट होगी। आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम देने हैं जो आइटम्स आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं विलेजेस में, टाउन्स में, और ये भी बताना है साथ में कि वो आइटम जो मटेरियल आपने बताया है वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि वही आपका एक रिसोर्सेस का आप बोल सकते हो हेल्प से ही बना है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं की हेल्प से वो बना है। ओके, तो देखिए आगे पढ़ते हैं अब हम। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। इस बात को थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स और डिफाइन रिसोर्स, ऐसे करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, वो आपके रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ शर्तें हैं आपके लिए कि हर चीज़ एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसे आप यूज़ तो कर सकते हैं, बट शर्तें हैं कि क्या रिसोर्स होगा। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। इट मीन कि आपके पास, ह्यूमन बींग्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो उस रिसोर्स को आपके यूज़ के लिए एक्सेस कर पाए। दूसरा है इकोनॉमिकली फीजिबल। फीजिबल क्या होता है, कुछ चीज़ को पॉसिबल करना, तो वो जो रिसोर्स है वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, मतलब कि आप उसका यूज़ कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, फालतू नहीं जाना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है वो जो भी रिसोर्स है वो से पीपल एक्सेप्ट कर ले, लोगों के थ्रू वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय कल्चर और पीपल। लोगों को कोई उनके सेंटिमेंट्स हार्म नहीं होने चाहिए, लोगों को कोई इससे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ है तो वो रिसोर्स कहलाती है। ओके, अब आगे देखते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, कुछ ट्राइंगल फॉर्म में दिया है। यहाँ पे है फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर जिसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन बीइंग। इनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखाई है आप लोगों को, किसके बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर ये इंटरडिपेंडेंट है, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. देखिए, जो थिंग्स होती है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या चीज़ होती है, यहाँ पे इंटरैक्टिव एक रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है कि भाई नेचर से हमने चीज़ें ली, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अगर है तो फिर इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखिए होता कौन है इसमें, मेन यहाँ पर पार्ट है ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। अब ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरैक्ट तो करते हैं कैसे, टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और उससे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। क्यों इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सीलरेट कर पाएँ, यानी उसमें थोड़ा सा तेज़ी ला पाएँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग अगर आप समझना चाहो ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की या अपने कंट्री के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। अगर आपके कंट्री में आपके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। दैट्स इट, समझ आया, वेरी गुड। आगे, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों को ऐसे ही ग्रांटेड ले लेते हैं नॉर्मली, जबकि उसके लिए उसका जो हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है। काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद, मेहनत के बाद वो चीज़ हमें मिली होती है। ठीक है, तो अब हम लोग सोचेंगे यार नेचर के लिए हमने क्या किया है, ऐसी बात नहीं है, नेचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये कोई फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है, जिसे बहुत सारे लोग फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बोल देते हैं, बट ये गिफ्ट्स फ्री गिफ्ट्स नहीं हैं, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये एक आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। और खुद एक ह्यूमन बींग एक सबसे बड़ा आप बोल सकते हो रिसोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स तो ह्यूमन बींग खुद है। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। क्यों, क्योंकि वही तो एक हैं जो अवेलेबल मटीरियल को, अवेलेबल चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सेस करते हैं, यूज़ करने लायक उन्हें बनाते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, हम इन रिसोर्सेस को ना डिवाइड करते हैं, कुछ बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि कैसे है वो, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग थिंग एंड अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि कोई चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उसके बेस पे टू टाइप्स के रिसोर्सेज है, एक है रिन्यूएबल और एक है नॉन रिन्यूएबल। थर्ड में है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप भी तो एक चीज़ होती है ना, कि जैसे किसी एक ही इंसान के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का क्या हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, नेशनल बेस्ड, इंटरनेशनल, ऐसे ओनरशिप भी होती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब एक रिसोर्स का डेवलपमेंट के बेस पे कि उसका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, उसके बेस पे भी आपके पास 4 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, एंड ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी ईजी, इससे अच्छा आप चार्ट बना सकते हो, और ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़रूरी नहीं कि आप यही सेम चार्ट बनाओ। यहाँ पे रिसोर्सेज बताए हैं, 2 टाइप के, तो नेचुरल और ह्यूमन मेड होते हैं।
ठीक है, सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि नेचुरल भी रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर। बायोलॉजिकल में जैसे नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यू नो वेरी वेल, है ना। और नॉन रिन्यूएबल में देखिए कौन कौन है, जैसे कि कुछ रिसाइक्लेबल मेटल्स होते हैं, हम मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल में आता है। बट इसमें भी दो टाइप है, एक मेटल्स ऐसे जो रिसाइक्लेबल हैं और कुछ ऐसे जो नॉन रिसाइक्लेबल है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। आप इनको इतने ईजिली रिसाइकिल कर ही नहीं सकते हो, ठीक। अब ह्यूमन मेड में बात करूँ तो स्ट्रक्चर कैसे, इंस्टीट्यूशंस या फिर क्वांटिटी और क्वालिटी, ये जो चीज़ आती है ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। और ये एक्टिविटीज़ अगर आप करने लगे ना, मान जाओ आधी बुक तो आप ऐसे ही ख़त्म कर लोगे खुद सर्च करके, क्योंकि बहुत चीज़ आपको लगता होगा इजी होता होगा कि दूसरों से ले लो, नोट्स पढ़ लो, ऐसा नहीं है। जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करोगे, खुद सर्च करोगे, तो आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे कि फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक है। वेरी इजी, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बायोटिक का मतलब है कि लिविंग थिंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फ्लोरा यानी प्लांट, फौना यानी एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी जो एनिमल होते हैं, ठीक है, जो आपको हर तरीके की आप बोल सकते हो यूज़ देते हैं, जैसे मिल्क ले लिया आपने, मीट ले लिया, लेबर एज अ लेबर भी उनको काम करवा लिया। अबायोटिक रिसोर्सेज जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हैं वो अबायोटिक होती है, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। आगे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि ख़त्म होने के बेस पे, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ना ख़त्म, कोई चीज़ समाप्त होने वाली, थकान, तो उस बेस पे कितने टाइप के रिसोर्सेज है, 2, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वेरी इजी, कि द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे आप फिजिकली, केमिकली, मैकेनिकली क्या कर सकते हो, रीन्यू कर सकते हो, रीप्लानिश कर सकते हो, इनको बोलते हैं क्या, रिन्यूएबल। जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये क्या है, रिन्यूएबल है। और रिन्यूएबल भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हमने पढ़ा था ना अभी चार्ट में, जैसे कॉन्टिन्यूस और फ्लो, इस टाइप से, ओके। आगे देखो नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। आपको पता है इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। एंड मिनरल्स आपको पता है ना, जैसे कि कैल्साइट, क्वार्ट्ज, आप इनको आयरन गोल्ड से रिलेट मत कर लेना, कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है ये भी मिनरल्स ही है, नहीं। मिनरल्स यानी जैसे कि कैल्साइट, क्वार्ट्ज, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे, है ना, ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको फॉर्म होने में लगते हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल, मेटल क्या है, एक रिसाइक्लेबल है या नहीं है, बट जैसे कि फॉसिल फ्यूल है वो नहीं रिसाइकिल हो सकता भाई, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा उन्हें यूज़ कर लिया तो वो एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की कोई चीज़ किसके पास है, अकेले है या फिर एक कम्युनिटी ग्रुप में है, नेशनली है, इंटरनेशनली है, कैसे है। तो इंडिविजुअल का मतलब एक अकेले इंसान के पास जो होती है वो होती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। मैनी फार्मर ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ फार्मर्स को क्या करती है, उनको लैंड देती है, अलॉट करती है। क्यों देती है, ताकि उसकी रेवेन्यू थोड़ा उनके पास आ जाए। विलेजेस में देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपल में देखोगे सबके पास अपने प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपनी होती हैं एक इंडिविजुअल के पास, ठीक है, जैसे कि प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल्स, ये सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जो ओनरशिप होते हैं बाय इंडिविजुअल्स, हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको लिस्ट बतानी है आगे। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई या कोई और कम्युनिटी हो गई। यहाँ पे विलेज कॉमन्स, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, सबके एनिमल्स जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के एनिमल वहाँ पे जाएंगे क्योंकि उसका प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। ये है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, तो यहाँ पर सबके एनिमल्स आएंगे। ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ लेके जाते हैं। और यहाँ पर अगर विलेज में देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें। पब्लिक पार्क्स,
पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड अर्बन एरियाज़ में, ये कुछ डी फैक्टो एक्सेसिबल है टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। अब डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? देखो, डी फैक्टो का मतलब होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट तो कर रही है बट ये लीगली एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली एग्जिस्ट है, ठीक है। अब कम्युनिटी बेस्ड क्या है आपके पास? रिसोर्सेज है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। तो अब यहाँ पर जो ब्यूरियल ग्राउंड है, ज़रूरी नहीं कि ये लीगली आपको कहीं पर कल लिखा हुआ मिले, ठीक है, ये आप खुद से भी डेवलप कर सकते हो। तो डिफेक्टो का मतलब होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट है बट वो लीगली एग्जिस्ट हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स की बात करते हैं। देखिए, टेक्निकली तो आपको पता है जो भी रिसोर्स आपके नेशन से बिलोंग करते हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, बट द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। क्या करती है गवर्नमेंट? क्या कर सकती है? वो नेशन क्या कर सकता है? अगर उसको लगता है कि पब्लिक गुड के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो वो ले भी सकती है किसी से भी। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने ये सब सुना होगा। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट। अब जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं ना, उनको भी कुछ एम्पावरमेंट मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो लैंड को एक्वायर कर लें किसी के भी, अगर वो पब्लिक गुड के लिए यूज़ हो रहा है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या होती है? आपको पता है ना, जब एक कंट्री का या एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है उसे बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज। एंड ओशनिक एरा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अगर मैं वाटर की बात करूँ कि जो जहाँ पर टेरिटोरियल वाटर आप बोलते हो, जिसे टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है कि आपका जो बॉर्डर है वो एक वाटर से टच हो रहा है, तो उस वाटर का पानी दूसरे कंट्री से भी टच हो सकता है या नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट से भी टच हो सकता है। बट यहाँ पर क्या करते हो आप, एक रूल निकाला हुआ है कि वहाँ से उस टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री से जब आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे तो वो आपके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ओशनिक एरा की बात करें तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है एक कंट्री का, वहाँ पर राइट होता है कि उस पे वो कुछ भी कर सकती है। अब 1 नॉटिकल माइल क्या होता है? देखिए, 1 नॉटिकल माइल में होता है लगभग 1.85 किलोमीटर्स। तो हो गया ना 12 नॉटिकल माइल लगभग 22.2 किलोमीटर्स। तो ये बात हो चुकी है नेशनल रिसोर्सेज की। अगर अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की, तो यहाँ पर देखिए देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब समझो कि हमारी तो 12 नॉटिकल माइल्स कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी कंट्री है या कोई भी दूसरी है आपका, क्या आप बोल सकते हो कॉन्टिनेंट है, उनका भी 12 नॉटिकल माइल्स कंप्लीट हो चुका है। तो होगा क्या, अब जो पार्ट बच जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स लेने के बाद भी, तो उस पर किसका राइट होगा? उस पर राइट होगा इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो जो ओशनिक रिसोर्सेज है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, इसे किलोमीटर में चेंज कर लेना। अभी मैंने आपको बताया कि 1 नॉटिकल माइल जो है 1.85 किलोमीटर के लगभग होता है, ओके। जो EEZ होते हैं ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइट होता है, एंड दैट इज़ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक। यहाँ पर हक होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि सबको अपना अपना राइट दे दिया है। अगर वाटर की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया जैसे अरेबियन सी है, अब वो हमारे इंडिया से टच होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये अरेबियन सी है, अब यहाँ पे टच हो रहा है इंडिया से ये वाटर, बट हम इस वाटर का यूज़ सिर्फ कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा 12 नॉटिकल माइल्स कंप्लीट होगा, ठीक है, इतना हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसके बाद का दूसरों को होगा। लेकिन जो चीज़ें किसी के भी अंडर में नहीं आएंगी वो किसके अंडर में आएंगी? वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आएंगी, ठीक है। अब बात आई थिंक समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो ये होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिनको आप EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हो। नेक्स्ट लिखा है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स। जो मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं ना, लाइक जैसे आप बोल सकते हो छोटी छोटी वो दाने टाइप नहीं होते, उनको नोड्यूल्स बोलते हैं। तो जो मैग्नीज नोड्यूल्स है उनको माइन करने का राइट मिल चुका है इंडिया को फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है।
क्योंकि ये अगर आपको अपने एरिया से बाहर कहीं पर आपको माइनिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि इंडियन ओशन में किसको मिली है, इंडिया को मिल चुकी है मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन करने के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ और ऐसे ही रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं जो कि इंटरनेशनल हैं नेचर में। आगे लास्ट यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे भी मैंने आपको बताया 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एक है आपका सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, देखिए पोटेंशियल क्या होता है, 2 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब आप मूव कर रहे हो, तो मूवमेंट कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, तो वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है। अब हम रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट में भी कोई ना कोई एनर्जी तो यूज़ होगी ना, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करना, देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, एक रीजन में आपको रिसोर्सेज मिले हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनका यूज़ नहीं हुआ है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली जैसे राजस्थान, गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके पास रिसोर्सेज का, जैसे विंड और सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट इतना हुआ ही नहीं है कि वो विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ कर ले। ठीक, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड एनर्जी। अब डेवलप्ड एनर्जी क्या होती है, या डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्स जिनको सर्वे कर लिया है, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ें डिटरमाइन कर ली हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक, तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। अब एक बात यह है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज का सारा तो पता लगा लिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी टेक्नोलॉजी पे और आपकी फिजिबिलिटी के लेवल पे कि कितना पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक, आपने बहुत बार सुना होगा स्टॉक, है ना, और रिजर्व्स, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक, मटीरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अब एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके पास फुल पोटेंशियल है कि हमारी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर दें, लेकिन बेचारे हम ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम इन मटेरियल्स को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, और हम इनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। होता क्या, देखिए आपके पास बहुत सारे पैसे तो हैं, ठीक है, बट आप उनका यूज़ कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसे यहाँ पर भी है कि मटेरियल्स तो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है उनको एक्सेस करने के लिए। सो दीज आर क्या होते हैं, स्टॉक में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, कंपाउंड तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है वाटर। अब हाइड्रोजन का यूज़ ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा माना गया है। लेकिन वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, कुछ ऐसे स्किल्स नहीं है कि हम इस हाइड्रोजन का यूज़ कर पाएँ। तो ये क्या हो चुका है, ये एक स्टॉक हो चुका है। ठीक है, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास पैसे हैं और आपको पता भी है कि आपको उनको कहाँ यूज़ करना है, तो वो आपके रिजर्व्स होते हैं। क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, आपके पास पैसे तो बहुत सारे, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैं कहाँ यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो स्टॉक हो गया। रिजर्व्स आर दी सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, रिजर्व्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं स्टॉक के ही, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी टेक्निकल नो हाउ प्रोसेस से, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। हाँ, ये है कि इनका यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि देखो क्या होता है, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल, रिवर वाटर है, हमें पता है रिवर वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट कर सकते हैं या नहीं, बट प्रेजेंटली इसका यूज़ हम लोग अभी लिमिटेड एक्सटेंट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और भी सोर्सेज है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि पानी से भी हो सकता है, लेकिन हम पानी से भी उतना कर नहीं रहे हैं।
तो वो हमने रिजर्व करके रख दिया है फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक, अब समझ आया होगा। 10 द वाटर इन डैम्स फॉरेस्ट एट्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो ये यहाँ पर आपकी कुछ कैटेगरीज थी जिनके बारे में कुछ डेफिनेशन से आपको समझा दिया गया था एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, जो भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो आप करिए एंड नोट्स बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार बनाने की। बाय बाय।